खबरों के फड़कते हुए तथ्यों के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफात और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज सटायर शो मेरे अजीज हमवतनों। और आज के मेरे अजीज हमवतनों में शामिल है वीना बख्श मौजूद हैं आज रिजल्ट कार्ड के नए पैनल के साथ। आफ्ताब इकबाल आज मौजूद हैं एक नए मेहमान के साथ। डॉक्टर जाहिद मसूद के पास है एक नई कहानी, नया मंजन और धाड़ धाड़ करता आ रहा है हमारा रैपिड फायर राउंड। और इस सब के अलावा मेरी टैटें तो आप सुनते ही रहेंगे। अलबत्ता अब वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट रिजल्ट कार्ड में जाने का। सो ओवर टू यू वीना। जी नाजरीन, मेरे अजीज हमवतनों में खुशामदीद और आप देख रहे हैं रिजल्ट कार्ड। मैं हूं वीना बख्श। MQM गुज़श्ता पूरे हफ्ते में खबरों की जीनत बनी रही। इल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और इस पर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका MQM लंदन से लाताल्लुकी का ऐलान। आमिर लियाकत ने पहले तो किया MQM का दिफा और बाद में काशिफ अब्बासी के सामने रोते रोते MQM छोड़ दी। हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं आमिर लियाकत हुसैन, कामरान खान, फारूक सत्तार और मजहर अब्बास साहब। जी शुरू करती हूं मैं सबसे पहले आमिर लियाकत साहब आपसे कि क्या कहिएगा आप इस बारे में? कहने को रह क्या गया, मेरे तो अल्फाज खत्म हो चुके हैं, मेरी गोयाई तमाम हो चुकी है। मैं अपने ज़मीर की अदालत में अपने ही कटहरे में खुद खड़ा हूँ और हाथ बांधे खड़ा हूँ। सामने जो जज है वो मुझे सजा सुना रहा है और वो जज ये पाकिस्तानी अवाम है। और मुझ पे मैं यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि अवाम की खिदमत करता हूँ, मैं अवाम के लिए सियासत में आया। मुझे कुछ सियासत में आने का शौक नहीं है, मेरा पैशन ज़रूर है, लेकिन मैं आया अवाम के लिए हूँ। और आज सब ख़त्म कर दिया, मैंने सब ख़त्म कर दिया। मैंने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी। मैं तो यहाँ मोहब्बतें बांटने आया था, मैं तो पैगाम देने आया था मोहब्बतों के। मोहब्बतें तो नहीं रही, उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम आने शुरू हो गए कि तुम मुहिब्बे वतन नहीं। क्या आपको मेरी ये रमज़ान ट्रांसमिशन में फ़ौजी बनने वाली वीडियो भूल गई? क्या मुहिब्बे वतन आ रहा था आपका भाई उसमें? ऐसे करके जो मैं यूँ गिरा था उसमें, यकीन करें सीन ही और आ रहा था। और अब कभी रेंजर्स गिरफ्तार करके लेके जा रही है, कभी राव अनवार कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। ठीक है भाई, ले जाओ ले जाओ। जो कायद जिनको हमने माना था, जिनको कायद माना था, उनकी बातें सुन के तो हमें दिफा की हिम्मत नहीं रही मेरे भाई। आमिर, उड़ता खतरनाक होता है। फारूक भाई आप बीच में मत बोले, खुदारा आप बीच में मत बोले। फारूक भाई आप बीच में मत। अब हम क्यों ना बोले? फारूक भाई रोकिएगा नहीं, शाहरुख आ रहा है। अच्छा कर लो, जल्दी कर लो, टाइम मत लगाना। भाई जब रेंजर्स कस्टडी में था फारूक भाई, मैं सोचता रहा, मैं अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत के कटहरे में खड़ा करके सोचता रहा। मैं सोच रहा था ये क्या हुआ। अचानक मेरे जहन में कुछ अशार आए और मैंने वो अशार कागज के सुपुर्द कर दिए। पता नहीं किसने लिखवाए, मैं नहीं जानता। मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूं, फारूक भाई आपकी इजाजत से। जरूर नाशिर। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना। वाह कमाल है तो ये क्यों होता है, रोए से सक के हवाएं, जग सुना लागे। आप धीरा कर दिया फारूक भाई। बहुत जुल्म हुआ आपके साथ आमिर भाई, बहुत जुल्म हुआ। खैर, फारूक भाई जो आपके इतने अजीज साथी हैं, देखें वो किस तरह से सर झुकाकर बैठे हैं। आप कुछ तो उनकी दिलजोई कीजिए ना प्लीज। देखें वीना, अफसोस आमिर भाई को तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अफसोस हमें भी है, क्योंकि आप इस वक्त शहर की मौजूदा सूरत हाल देखें कि कितनी ख़राब है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी की रेल पेल है, ड्रेनेज सिस्टम, नकासिए आब जो है उसका निज़ाम दरहम बरहम है।
बस कर दे फारूक भाई, बस कर दे, बस कर दे फारूक भाई। मेरी बात ये मुकम्मल, मसाइल अब नहीं रहे। मैं अब उस तरफ, शहर के मसाइल नहीं रहे, अब बात बहुत आगे जा चुकी है फारूक भाई, बहुत आगे जा चुकी है। अरे आमिर मैं उस तरफ आ रहा हूं। आ जाएं, उसी तरफ आ जाएं, हम भी इंतजार, हम भी सुनना चाहते हैं। ऐसी कौन सी आइंस्टाइन की थ्योरी लेके आ रहे हैं, ऐसी कौन सी साइंस लेके आ रहे हैं जो हमें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। देखें, शहर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जहाँ तक बात रही आमिर की अफसरदगी का, तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आमिर को अगर कायदे तहरीक की बात इतनी ही बुरी लगी है तो ये अपना गम भुलाने के लिए जाकर मुस्तफ़ा कमाल की गोद भराई करें, या फिर अनीस कायम खानी को जो है वो अपने दुखड़े सुनाएं। और मुस्तफा फारूक भाई यहाँ रुक जाइए। आपने मेरे हाथ से माइक छीन लिया फारूक भाई, आप लोगों के साथ बैठने आया था मैं, मेरे हाथ से माइक छीन कर कहते हैं कि बात मैं कर चुका। नहीं, वो तुम्हें ज्यादती आपने की है फारूक भाई, ज्यादती आप लोगों ने की है, तुम्हें गलत गाहे की है मेरे साथ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने आज आप कह रहे हैं कि अनीस कायम खानी की गोद भराई कर लो और जाके मुस्तफा कमाल को झप्पी डाल लो, क्या बात कर रहे हैं यार। देखो मेरी बात सुनो, मैंने माइक इसलिए छीना कि मुझे इस बात का खदशा हो चला था कि शायद तुम मुझसे माइक पर ये ना पूछ लो कि फारूक भाई आम खाएंगे आम, ये वजह थी उसकी। और दूसरी बात, अगर मेरा दुख देखा जाए तो मेरे सीने पे जो इतने बड़े पहाड़ हैं दुखों के, लेकिन उसके बावजूद हमारा बयान था उसकी गलत तशरीह की गई, चूँकि MQM फे जो कि पाकिस्तान की जमात है और MQM ए जो कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जमात है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। गो के पाकिस्तान की MQM से उसकी पॉलिसी से इस MQM का कोई ताल्लुक नहीं। फारूक भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर ये वाले कारकुन अलग हैं, वो वाले कारकुन अलग हैं, बातचीत कैसे होगी? देखें फारूक भाई, कारकुनान एक ही हैं। आमिर, आप भी जिसके मानने वाले हैं, हम भी उसी के मानने वाले हैं फारूक भाई। देखो आमिर, MQM लंदन अलग है और MQM पाकिस्तान अलग है, तो इन दोनों के लोग नहीं मिल सकते। अगर इनको मिलना है तो फिर लंदन वालों को दुबई आना होगा और पाकिस्तान वालों को दुबई जाना होगा, वहां पे दोनों मिलके इनकी शादियां हो जाएंगी और फिर ये हंसी खुशी रह सकेंगे। आपने क्या कहा फारूक भाई, इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आई। बहरहाल चलते हैं मजहर अब्बास साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं। जी मजहर अब्बास साहब। देखिए, फारूक भाई ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या बातें की, खुद फारूक भाई को भी समझ नहीं आई वो बातें। दूसरी ये है कि मुस्तफ़ा कमाल की लॉटरी निकल आई है। मुस्तफ़ा कमाल मैंने इतलात ये है कि डिफेंस में उन्होंने अगले दिन ईद की नमाज भी पढ़ ली थी। इसके अलावा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि MQM की क्रेडिबिलिटी तो इस पाकिस्तान मुखालिफ नारों के बाद मुतासिर हो ही गई थी, लेकिन जो रही सही कसर थी वो कायदे तहरीक ने जो अमेरिका, साउथ अफ्रीका और बाबर गौरी वाली तकरीर में जिस तरह से उन्होंने अपने अंदर का गुस्सा साबित किया है, तो मामला तमाम हो गया। अब फारूक भाई के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि वो कहते हैं हाँ भाई सब आके मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने किया है, मैं ही करवा रहा हूँ, MQM ने किया। लेकिन ऐसा जाहिर है वो मतलब अभी दिमागी तौर पे सलामत हैं, तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं। तो अब उनके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो वतन छोड़ के या तो चले जाएं, या फिर ये है कि पूरी MQM की जितनी ये सारी टोपियां जमा हो रही हैं, ये सब टोपी किसी एक बंदे के सर पे रख के कल्टी। जहाँ तक सवाल है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके हवाले से भी मैं एक दो बातें कर दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है ये इतनी ही सच्ची थी जितनी जैसे शहबाज शरीफ कोई खुद नोटिस ले लेते हैं, या जैसे कभी कभार वो कह देते हैं कि भाई फ़लाँ जगह पे अगर ये ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, या जैसे इमरान खान
आ जाते हैं जहांगीर तरीन के साथ खड़े होकर कि मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा, या जैसे और दीगर मामलात हैं, जैसे ताहिरुल कादरी क़िसास की बात करते हैं, तो कुछ इसी किस्म की नौयत मुझे नज़र आती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अगर एक लफ्ज़ में इस बात को ख़त्म करूं तो फारूक भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस टोपी ड्रामा थी। मसर साहब, टोपी ड्रामा कहा आपने फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। फेयर इनफ। कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि किस किस्म के इन्फ्लुएंस का शिकार हैं आमिर लियाकत साहब? किस तरह के प्रेशर का शिकार हैं वो कि वो इतने उदास हैं और उन्होंने MQM को भी छोड़ दिया है? जी, प्रेशर तो मुझे लगता है कि बहुत शदीद होगा इन पे, बहुत ही हैबतनाक खून ख्वार प्रेशर होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रेशर की क़यामत सुगरा होगी इनके ऊपर, जिसकी वजह से इन्होंने MQM जैसी जमात को खैर बात कह दिया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब आमिर लियाकत हुकूमत में थे तो सन 2003-2004 में आमिर लियाकत को वजीर बराए मजहबी अमूर सेलेक्ट किया गया था और उसमें इन्होंने काफ़ी कामयाबी भी हासिल की थी, काफ़ी मकबूल वजारत थी इनकी। इसके बाद कुछ अरसे के बाद इन्होंने मजीद अपने आप को प्रमोट किया और उसके बाद MQM से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद ये काफ़ी अरसा MQM से अलग रहे, फिर बीच में इनको तहरीक इंसाफ में जाने का जोश चढ़ा, लेकिन वो भी कामयाबी नहीं मिली। फिर ये दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के हामी बनने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें भी इनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। और अब जब ये MQM में इन्होंने जाने की कोशिश की है तो इसमें भी इनको कामयाबी नसीब नहीं हुई। तो इनको खुद अकल आ जानी चाहिए कि ये कोई इनके बस का काम नहीं है। ये बेहतर होगा कि इलाब घर चलाए। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बढ़ेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से। अब वक्त हो गया हमारे प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलने का। अगला हिस्सा यह है जनाब आला कि हमारे पास मौजूद है आफ्ताब इकबाल। आफ्ताब इकबाल ज़हनी अजियत देने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार वो आपके दुखों का मदावा करने आ रहे हैं। सो ओवर टू यू आफ्ताब भाई। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आपके पसंदीदा प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों में। ख़वातीन और हज़रात, मामला यह है कि वतन अजीज में आजकल एक नया रुझान जन्म ले रहा है, और वो रुझान ये है कि मखसूस नशिस्तों पे बगैर किसी इंतखाब के ख़वातीन और MNAs और MPAs और ख़ासकर ख़वातीन की नशिस्तों पे ऐसी ख़वातीन को लाया जा रहा है जिनका सियासत से कोई वास्ता नहीं होता। इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आई हुई असली जाली सियासतदान मोहतरमा वीना भट्ट साहिबा। वीना भट्ट साहिबा, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ मेरे अजीज हमवतनों में। शुक्रिया। और दूसरी जानिब बैठे हैं आबिद शेर अली साहब। आबिद साहब, कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब, आपने आज मदू किया। मुझे नहीं पता, मैंने बुलाया तो इनको था, लेकिन ये साथ में फ्री फोकर में आ गए। लेकिन फिर भी हम बात का गुफ्तगू का आगाज करते हैं वीना भट्ट से। तो वीना साहबा, मुझे ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ऐसे नहीं, दूसरा आपको जो पहले मैंने सिखाया था वो सीधा दूसरा वाला बात, ये ठीक है, इसमें थोड़ा भरम है। इस तरह बैठने का क्या मकसद है? अदाएं दिखा रही हूँ तो यार, अच्छा चले, मैं बहरहाल आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताएं, आप करती क्या है वैसे? सियासत। सियासत तो आपने अभी शुरू किया, वैसे क्या करती हैं? आबिद भाई, ओ भाई, इनकी बच्ची की ग्रूमिंग करनी है। अच्छा, मैं आपसे बात मुखातिब नहीं हूं, मैं इनसे मुखातिब हूं। अच्छा, कौन सी सियासत करती हैं? असम्बली वाली। असम्बली वाली? ओ भाई, असम्बली भी एक वो क्या कहते हैं उसको, मखरज है, वहां पे हम कानून बनाते हैं। ओ, मखरज नहीं होता, मुकन्नना होता है। और जो भी है यार, अरबी है ना, बस ठीक है। यार ये कैसा मुकन्नना को मखरज कह रहा है? मतलब अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैंने क्या बात करनी है। ओ, मुझे झटके तो मेरे लग रहे, मुझे झटकों की ब्रेक तो मार। आबिद भाई, मैं थक गई, पोज बदल लूं? आप ठीक है बहन, आप पोज बदल लें। अच्छा, ये बताइएगा वीना भट्ट साहिबा, ये क्यों इस तरह मोनालिसा बन के बैठ जाती हैं आप बार बार? यार कोई आराम से बैठे ताकि आपसे बात की जा सके। देखिए, मैं सियासतदान हूँ, ऐसे बैठूंगी मैं। अच्छा चलो, मैं बात कर लूं अगर आप। ओ भाई, मेरी पहली बात सुनो, आप बहन को बार बार टोक रहे हो। ग्रूमिंग करना इतना आसान काम नहीं है, यह सबसे मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप इनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं? जी, ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या बात। आपको तो फिर मेरा ख्याल में बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बताइए क्या एक्सपीरियंस होगा आपका जिसकी बुनियाद पे आपको सियासत में लाया गया है? हाँ देखिए,
मैं गाना बड़ा अच्छा गा लेती हूँ, फैशन की बड़ी सेंस है मुझे। हाँ वो तो माशाल्लाह नजर आ रहा है, पता हाँ, चला। और मैचिंग अंगूठियां, ये बिल्कुल। मैचिंग मोती, मैचिंग नेल पॉलिश। तो अब्बू जो है वो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। चाचा मेरा लंदन इंडस्ट्रियलिस्ट में। है? हाँ, चाचा क्या बनियाने बनाते हैं? नहीं वो और इनकी टॉफियों की फैक्ट्री है, आपको इससे क्या लेना अच्छा, देना चलें, सॉरी मैं कतई कलामी की माजरा, आप बात जारी रखें। ये मिसबिहेव करे ना आबिद भाई तो देख लें इसे। है? अजीब आदमी हो यार। तो और ये है कि खाला जो है वो मेरी एमपी है, तो बड़ी मैडम के साथ होती है। ओ ये बड़ी मैडम कौन है कोई कौन है बड़ी मैडम? ओ भाई जो भी है होती है, बस आप कुछ और पूछें। अच्छा, तो तालीमी काबिलियत के एतबार से आप ये महंगी घड़ी पहनी है, लाने तो तालीमी एतबार से ऐसी क्या आप में खुसूसियत है कि आप असेंबली में लाई गई हैं? ओ भाई हाथ आराम बड़ा नाल चला, complicated यानी आदमी गले है नू ये। पा ले अपने। हाँ, क्या मैं तालीमी काबिलियत? ना असेंबली में बैठने से मेरी क्वालिफिकेशन का क्या ताल्लुक है आबिद भाई? ओ भाई एक शौक बनाना होता है, पॉलिश होनी होती है। बंद कर दे, आपसे मैं मुखातिब नहीं हुआ, मैं इससे मुखातिब हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा। यार अजीब ही बंदा है। देखें, यही तो हमारा अलमिया है कि हमने ये समझ लिया है कि असेंबली में बैठने का पढ़ाई लिखाई से, शऊर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। रिजर्व सीटों पे आप जिस मामे चाचे को चाहे भर्ती कर दो। अब ये कह रहे हैं कि इनकी खाला एमपीए थी, तो पता नहीं इनके ताया के क्या था और लंदन में कारोबार था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, मेरी अम्मी और खाला आपस में बैठ के बातें करती रहती थी कि वीना तो बहुत सोती रहती है, किसी को मुंह नहीं लगाती, कोई इसको मुंह नहीं लगाता, तो क्या करे, कोई काम नहीं करती। अच्छा, तो सोचा क्या करें। क्या करें? मैंने बन जाओ, तो मैं बन गई। बन जाओ तो बन गई, ये कैसे बन गई? ऐसे। अच्छा पोज है। शुक्रिया आबिद भाई। आबिद शेर अली साहब, यहाँ पे आप तशरीफ क्यों लाए हैं? और ये बच्ची सियासत में नई आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बच्ची की जो है वो मदद कर दी जाए। तो मैं इसको सियासत के दाव पे सिखाने के लिए मैदान में उतरा और मैं इसको सिखाऊंगा कि सियासत में धोबी पार्ट कैसे मारना है, और कैंची कैसे लगानी है, और चितकबरी कब बनना है। ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा इसे। ये आप जो इससे सिखाएंगे, तो ये सब कुछ जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत कर रहे हैं आप, या इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत कर रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बच्चों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, ये हमारा नस्बुल ऐन है। नहीं, मैं नहीं मानता, यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई दाल में कुछ तो काला है। ओ कोई दाल वाल में काला नहीं है। अपनी तरफ से इंस्पेक्टर जमशेद बनने की कोशिश ना किया करो हर बात में। आपको लालच क्या है इनकी इमदाद करने का? और कोई लालच नहीं है यार। देखिए कोई लालच नहीं है, मैं बता देती हूँ। मेरे चचा हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? फैसलाबाद में। ओह अच्छा, तभी मैं भी कहूँ कि मसला क्या है सारा। ओ बीबी, ये सारी बातें टीवी पे नहीं करने वाली होती, आपको मैंने 100 दफा समझाया था। ओ सॉरी आबिद भाई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी पार्टी को जरूरत क्या थी ऐसे इस किस्म की खवातीन को, बेचारियों को ला के पंजाब असेंबली और मरकजी असेंबली में घुसेड़ने की? बेचारियों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, रिजर्व सीटों पे बाकायदा इंतखाबात के थ्रू क्यों नहीं आती हैं खवातीन? ओ भाई, आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे इन भाई साहब को मैं भर्ती करवाने लेकर आया। भाई साहब नहीं, खातून है। ओ भाई देखें, आपको पता होगा कि मर्द या औरत, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप ये देखें कि मेरे कायद ने कितने तोहफे बना के दे दिए हैं। ये मेट्रो बनाई है कौम के लिए, और ये बांदरी जो बनाई है इसको देखें। ये मसला है ख्वातीन और हज़रात के, मौजूदा हुकूमत पे अगर तनकीद की जाए, उनसे कोई चीज़ की बाबत पूछा जाए, तो फौरन से पेशतर अपने मंसूबे गिनवाना शुरू हो जाते हैं। गलती की इस्लाह का कोई तस्वर नहीं है। बाय द वे, ये बांदरी क्या होता है? ओ बांदरी वो होता है जहां जहाज चलता है, जहां से जहाज चलते हैं। बंदरगाह की बात करें, वहां वही वो पिंडी में मेट्रो, वो कब्रिस्तान में मेट्रो, वो मुल्तान में मेट्रो, वो हिंदुस्तान में मेट्रो, मेट्रो दुनिया में मेट्रो कर दिया मेरे कायद ने। आबिद भाई ये सारी बातें इंग्लिश में करने से मैं ट्वीट कर दूं। ओ श्योर, लिखें माई कायद इज मेट्रो ऑल। लिख लिया। बार्किंग डॉग्स ऑस्टियो मदर। क्या बेहुदा बात बता रहे हैं इसको? ये किस किस्म की जबान में बात करवा रहे हैं इस बच्ची से? ओ भाई कौन सी ऐसी बात ओ कर दी भाई, मैंने? बच्ची को खराब कर रहे हैं। ये मगल्लजात बातें आप अपने ट्विटर पे लिखते रहते हैं। ओ इसमें कौन सी मुगल्लजात वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये मुहज्जब तरीका नहीं है बात करने का। तो और फिर कौन सी मुहज्जब बात लिखूं लो मैं, जी, आप मुझे बताएं। कर दी मैंने ट्वीट। बस मैंने ट्वीट कर दी। ओ दौड़ा पै गया, ओ दौड़ा।
अब देखें बहन, आपको अब मेरे कायद आपको रातों रात वजाहतों से नवाज देंगे। सच्ची अबिद भाई? मुच्ची। ख़वातीन हज़रात, ये था आफ्ताब इकबाल के साथ एक छोटा सा आपका मुकालमा। और अब चलते हैं मेरे अजीज हमवतनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू शफात। यार आप अजीब सवाल करते हैं, आप बात करने की। ये थे आफ्ताब इकबाल, आबिद शेर अली और एक नौमौलूद MPA MNA वटेवर वो जो भी थी उनके साथ। खैर कमोबेश ऐसा ही है हमारी सियासत में भी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहेगा और कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अब वक्त आ गया है प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने का, जिसमें डॉक्टर जाहिद मशकूर, एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जाहिद मशकूर मौजूद हैं वीना बच्चा के साथ। वीना बच्चा, नॉट बुच्चा, बच्चा। ओवर टू यू जाहिद साहब। हाय, मैं वीना बच्चा और मेरे साथ हैं डॉक्टर जाहिद मशकूर। अस्सलाम वालेकुम। तबसरे तबसरे लेकर डॉक्टर जाहिद मशकूर आपकी खिदमत में हाजिर है। हाउ आर यू डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोई करप्शन स्कैंडल, कोई गिरफ्तारी आपने कल कहा था ना? देखिए वीना, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और आपको पता है मेरी पेशगोइयां हमेशा दुरुस्त होती हैं, दे आर स्पॉट ऑन, और अगर वो नहीं होती तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं सबसे। ये मैं पहले भी बता दिया था। अब हुआ ये है कि MQM के हवाले से एक नई गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी ख़वातीन और हज़रात कुछ इस किस्म की हुई है कि MQM के लंदन सेक्रेटेरिएट के विंग का एक टारगेट किलर गिरफ्तार हुआ है। एक ऐसा टारगेट किलर जो कि कराची से है, लेकिन वो लंदन सेक्रेटेरिएट का जो टेररिस्ट विंग है, बकौल रेंजर्स के रेंजर तर्जुमान के मुताबिक, कि वो उस टारगेट किलिंग का जो वो मुलजिम पकड़ा गया है वो बेसिकली उस विंग से बिलोंग करता है। अब इसमें यहां पे एक नई तब्दीली ये नजर आ रही है कि पहले कभी भी कोई इस नौइयत का टारगेट किलर नहीं पकड़ा गया। अगर वो नहीं पकड़ा गया तो वो क्यों नहीं पकड़ा गया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या करिए? जब मैं बात कर रहा हुआ करूं तो आपको चाहिए कि आप संजीदगी से मुझे सुने। आप ये किस किस्म की ये क्या कर रही हैं आप? ये हो क्या रहा है? कल मैं अपने स्कूल जाने के लिए एक पोएम याद कर रही हूँ। अच्छा, अब जो मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने खोल के रखी हैं, इतनी सारी जो मैं इतनी देर से आपके सामने जो मैं गुजारिशात कर रहा हूं बकवासियात की सूरत में, आपको इसका कुछ एक लफ्ज भी समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे समझ आया। पूरी गुफ्तगू में मुझे समझ आया एक लफ्ज, लंदन। मेरा दिल चाहता है ख़वातीन हज़रात कि एक ईंट उठा के मैं अपने सर पे मारूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं ख़वातीन हज़रात जो अपनी कूल कभी नहीं खोता। मैं पहले भी कहता रहा था, 2004 से कह रहा हूं कि क़यामत के जो आसार हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और अब भी मैं यही कह रहा हूं। और अगर आपने रिसेंटली मेरी पिछले महीने गुज़श्ता चंद महीनों में जो मैंने एक नई सीरीज शुरू की थी उसके हवाले से मैं यही बातें करता रहा हूं, लेकिन अवाम का रद्द अमल मेरी तमाम बातों पे ऐसा ही होता है जैसे कि इस खातून का। सवाल क्या? हाँ, आप डॉक्टर हैं ना? हाँ। तो कायद MQM को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बंदा पाकिस्तान मुखालिफ नारे मारना शुरू कर देता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया इन्होंने कि ऐसी कौन सी बीमारी है। देखिए, अल्ताफ भाई की जो बीमारी है वो तो सबको पता है। मुस्तफ़ा कमाल बड़े अरसे से कह रहे हैं, उससे पहले भी जो लोग आवाज़ सुनते रहे हैं, वो बंदे को आवाज़ ऐसी समझ में आ जाती है कि वो किस किस्म की आवाज़ है, किस नौइयत की आवाज़ है, और आवाज़ में ऐसी हालत कब होती है, कब वो स्टेज आता है कि बंदा ये कर लेता है। अब जो मुझे समझ में आता है, जहां तक मेरा MBBS काम करता है, मुझे लगता है कि ये बीमारी बनती है स्ट्रेस से। मेंटल स्ट्रेस, दिमागी दबाव एक ऐसी बीमारी होती है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये बात नहीं करूंगा तो मुझे दोबारा वो फ़ोन करेंगे, फिर वो 5-6 घंटे मुसलसल मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। और वो ऐसे ही होता है, मैं उनको फ़ोन हेलो करके रख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, वॉक शॉक कर लेता हूँ, बाजार सौदा वौदा ले आता हूँ, उनको कॉल चल ही रहा होता है। लेकिन अब हो गई है कि इनको जो ये मेंटल दिमागी स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, चुस्ती भाई, हाँ, तो जो दिमागी स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया,
जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो गई। अब इस बारे में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, हमने कहा माइनस अल्ताफ भी सुना, हमने +5 भी सुना, हमने -120 भी, लेकिन इन सब चीजों को लेना देना मुझे बताया कोई लिंक समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। खत्म हो गया। क्या पूछूं डॉक्टर साहब, क्या पूछूं? आप नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं आप मुझसे ये पूछ सकती हैं कि ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसके बाद कायदे तहरीक ने क्या किया? ओके, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसके बाद कायदे तहरीक ने क्या किया? बड़ा अच्छा और बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया। यकीनन किसी बहुत ज़हीन आदमी ने आपको ये सवाल बताया होगा। हुआ ये है कि कराची वाली जो तकरीर थी सो थी, लेकिन उसके बाद जो न्यूयॉर्क वाली तकरीर थी उसमें तो अल्लाह मुझे माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, यहां पे तो मतलब माफी भी आ गई, दावतनामे भी चल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जो न्यूयॉर्क में तकरीर हुई है वो तो सोच कर ही इंसान के कानों से धुआं निकल जाता है। मेरे कानों से ये टूटी निकल गई। लेकिन अब हो ये रहा है कि उसके बाद से -1 फार्मूला, जो कि फारूक भाई ने एक हल्का सा इशारा दिया है उसका, लेकिन वो -1 फार्मूला अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, ग्राउंड पे नजर आना शुरू हो गया। वो नजर कैसे आ रहा है कि नाम तब्दील करने शुरू कर दिए हैं, यूनिट और सेक्टर ऑफिस गिराने शुरू कर दिए हैं। उससे हो ये रहा है कि मुझे लगता है कि कराची में कम से कम उल्टी क़यामत आने वाली है। एक अच्छी क़यामत होती है जिससे चीजें तबाह होती है, उल्टी क़यामत जिससे चीजें बेहतर होती हैं। तो कराची में उल्टी क़यामत आने वाली है, जिसकी वजह से अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि जैसे नाम चेंज करने शुरू हुए। आपने देखा ये सारी खबरें आपको अजीजाबाद से मिल रही हैं, लियाकताबाद से मिल रही है, लेकिन नहीं मिल रही तो कोरंगी से नहीं मिल रही। मैं कुछ कह रहा हूं, कोरंगी से नहीं मिल रही है खबरें। किसी के बाप की मजाल है कि वो कोरंगी में घुस के दिखाए और वहां से कारकुनों को सफाया करे। समझ आया आपको? हाँ, मुक्का चौक का नाम तब्दील करने की बातें हो रही हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुक्का चौक का ये है कि वो अगर आप अजीजाबाद साइड से आ रहे हैं तो वो आपको मुक्का ऐसे नजर आता है, लेकिन जब आप एफबीआई एरिया से आ रहे हैं जहां से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आ रही हैं तो वहां मुक्का ये ऐसे नजर आ रहा होता है। तो वो एक बड़ा एक अजीब सा वो रिस्पॉन्स जाता है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुक्का हमें हरास करने के लिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब उसका नाम अच्छा किया, चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे नामों से पुकारना चाहिए, लेकिन कोई इतनी बुरी बात भी नहीं थी इसको मुक्का चौक है। लोग अभी भी इसको मुक्का चौक ही कहेंगे और ऑन ग्राउंड को इतनी ज्यादा सिचुएशन भी चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही। निकाले इसको बाहर मुंह से। मना किया आपको 20 करोड़ दफा कि ये मेरे प्रोग्राम में इस किस्म की चीजें मत लाया करें। आप एक सहाफी हैं, अपने आप में हुज़ैफा रहमान मत बने बहुत ज्यादा। सवाल पूछे अगला। ओके, चौधरी निसार कह रहे हैं कि एक टीम कायद MQM के खिलाफ सबूत लेकर स्कॉटलैंड यार्ड जा रही है। इसका क्या असर होगा? कद्दू असर होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हो ये रहा है कि जब भी स्कॉटलैंड यार्ड कोई तफ्तीश करने लगती है, उस तफ्तीश के अंदर से कोई एक नई तफ्तीश निकल आती है, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इमरान फारूक का कत्ल था, वो वहां से तफ्तीश करते करते मनी लॉन्ड्रिंग पे निकल गए, मनी लॉन्ड्रिंग पे गए, वहां पे नाकाम हो गए, फिर वापस आ गए, फिर इमरान फारूक कत्ल पे गए वहां पे। तो दुनिया की सबसे जो नाकाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मुझे समझ में आती है अपनी एक बेहतरीन नॉलेज में, वो बिलाशुबा स्कॉटलैंड यार्ड है। और अब मुझे ये लग रहा है कि बच्ची तो खैर सो गई, लेकिन मैं अपना तज्जिया जारी रखूंगा। अब हो ये रहा है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड की टीम, चौधरी निसार उसको सबूत दे देंगे, ये टीम यहां पे जाएगी, मुफ्त का उनका लंदन का फेरा हो जाएगा, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। हालांकि मैं भी बहुत सारे सबूत दे सकता हूं, मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर मेरा फेरा जाया हो जाएगा। और वो सबूत लेके लोग जाते हैं वहां स्कॉटलैंड यार्ड से चेक करते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड वाले वो देख के वीडियो देख के कहते हैं खत्म हो गई वीडियो, नई फिल्म लाओ। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, सब चीजें सेम एज इट इज रहनी है। मीडिया में सिर्फ ये एक हाइप मची हुई है, मीडिया में सिर्फ शोर मच रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसके साथ ही मेरे तबसरे की बैटरी खत्म हो गई है। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। बैक टू इट। जी नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नाजरीन, पीटीआई और MQM के दरमियान चाहे कितने ही फासले क्यों ना आ गए हों, मगर कराची में जिला गरबी में पीटीआई ने MQM के उम्मीदवार को चेयरमैन के इंतखाब के लिए
सपोर्ट किया, जिसके जवाब में एमक्यूएम ने पीटीआई के नुमाइंदे को वाइस चेयरमैन के लिए सपोर्ट किया। चलते हैं और इसी मौजू पर सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर लियाकत हुसैन से। जी आमिर साहब। मैं तो समझूंगा मेरे साथ एक मजाक हो रहा है, यहाँ बिठाकर मेरे साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मीना, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे लिए पीटीआई की क़यादत, पीटीआई के दोस्त अहबाब भी उतने ही मोहतरम नहीं हैं जितने मेरे लिए एमकेएम है। एमकेएम बहरहाल मेरे लिए ज़्यादा मोहतरम है। अगर अब इन दोनों पार्टीज़ का आपस में कुछ मेल जोल हो रहा है तो मेरा इससे क्या लेना देना। मैं तो अलग हो चुका हूँ, मैं तो सियासत छोड़ दी। मैं अब मुझसे बात ही कोई ना करे। अब जो मुझे बात करेगा सियासत में, मैं मार डालूंगा उसको, मैं मारूंगा उसको, मुक्के मारूंगा। कोई मुझसे सियासत पे बात ना करे। अच्छा, इनाम घर पे भी जो लोग आएंगे ना, फारूक भाई बात करने दे, सवाल मुझसे किया गया, आप अपने नंबर पे बोलिएगा। देखिए, अब जो मुझसे इनाम घर पे भी लोग सवाल पूछने आएंगे ना, उनसे मैं कहूँगा कि भाई जो बात पूछती है मुझसे पूछो, मेरे साबिका कायद के बारे में कुछ मत पूछो। मेरा दिल टूट चुका है वीना, आप समझ रही हैं? फील करें, मेरा दिल टूट के किरची किरची हो चुका है, उसके अंदर से खून बह रहा है और मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा मेरी बातों को, मेरे कोई रब्त नहीं बन रहा, मैं तो खत्म हो चुका हूं। आमिर साहब, पीटीआई के हवाले से आपका मौक़िफ़ काफी बदलता रहा है। कभी आप इमरान खान के खिलाफ रहे हैं और कभी आप उनकी पार्टी में आने के लिए बड़े बड़े जतन करते रहे हैं। अब आप पीटीआई के इत्तेहाद के मुतालिक अपनी राय महफूज कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये सब डबल स्टैंडर्ड नहीं? हरगिज़ नहीं है, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं आपके इस बेहुदा सवाल पे चाहूँगा कि आप मुझसे माफी मांगें। देखिए, बात यह है कि हाँ ठीक है कि एक ज़माने में मैं चाहता था कि इमरान खान आए, मेरे प्रोग्राम में बैठे, मैं उसको प्रोग्राम में अपने साथ बिठाकर थोड़ा हंसी मजाक करूं, थोड़ा उसको भी मतलब जिस तरह वो आम खाएगा वाला सीन था, कुछ उसके साथ भी ऐसा किस्म का सीन हो, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। मैं चाहता था कराची की सदारत भी मुझे मिले, नहीं हो पाया। तो अब क्या करें? मैंने उसके बाद एमकेएम में चला गया और ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं गया था भाई, मेरे दोस्तियाँ बढ़ाने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट और इनकी मोहब्बतें कराने गया था मैं तो मोहब्बत आदमी हूँ ना। मुझे मेरी हुब्बुल वतनी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे ही होगी ना मेरे भाई, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो अब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। पीटीआई ने अगर एमकेएम को सपोर्ट किया, एमकेएम ने पीटीआई को सपोर्ट किया, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे भाई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि पाकिस्तानियों, खुदारा अब अपनी आंखें खोल लो। जिसको दिल चाहा तुमने गद्दार बना दिया, जिसको दिल चाहा तुमने मुहिब्बे वतन बना दिया, खुदा के वास्ते अब आंखें खोल लो, मुझे देख लो। कामरान खान साहब, ये बताइए कि आपको इस कहानी में कोई करप्शन तो नजर नहीं आ रही? जिस तरह से आमिर लियाकत ने अपना मुंह लटका कर जिस तरह से इन्होंने सारा तज्जिया पेश किया है, एक लफ्ज़ समझ नहीं आया, एक बात समझ नहीं आई। लेकिन लगता यह है कि दर हकीकत पीटीआई और एमक्यूएम के इस ताल्लुक की बुनियाद कुछ ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मुस्तक़बिल करीब में या शायद जब हम ये प्रोग्राम एयर करें उस वक़्त तक हो सकता है कि ये नताइज कल अदम करार दे दिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। फारूक भाई, ये बताइए कि आप इस इत्तेहाद की क्या तौजीह पेश करेंगे? देखें, अगरचे किताब में कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ही एमक्यूएम को चला रहे हैं, मगर हकीकत में एमक्यूएम को पाकिस्तान में बैठे लोग चला रहे हैं, यानी कि हम चला रहे हैं। दूसरी बात कि कायदे तहरीक ने कभी इमरान खान को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा, लेकिन ये हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत का फ़ैसला है कि इस बार इलेक्शन में पीटीआई हमारी इत्तेहादी हो और ये इत्तेहाद आर्जी गर्लफ्रेंड की मानंद होगा, यानी कि टेम्परेरी महबूबा। और फारूक भाई, देवदास फिल्म देखी है आपने? नहीं, देवदास नहीं देखी मैंने, गालिब देखी है। आपने देखी है? ये बात नहीं, कोई ये बात नहीं करे। मैं सिर्फ ये बात करूं कि मेरी कैफियत इस वक्त देवदास वाले शाहरुख खान की है। अच्छा भाई, बनते रहो शाहरुख। तो मैं कह रहा था कि इत्तेहाद हमारा ये आर्जी होगा, लेकिन यहाँ मैं एक वाजे करता चलूँ बात कि हतमी फैसला कायदे तहरीक ही करेंगे। जी मजहर साहब, आपका नंबर आखिर में। आप ये बताइए कि पीटीआई और एमक्यूएम का ये इत्तेहाद खुली मुनाफकत नहीं? देखिए, तदादाद हैं पीटीआई की पार्टी में काफ़ी तदादाद है। मुनाफकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गैर अखलाकी होगा।
होता ही है कि करप्शन की बात करने के लिए वहाँ पे जहांगीर तरीन आ जाते हैं, तालीम की बात करने आतिफ खान आ जाते हैं, एमपीएस को कारोबार से रोकने की बात करने के लिए शहराम तरकई आ जाते हैं, लकड़ी की स्मगलिंग और की रोकथाम के लिए वहाँ पे आज़म स्वाति आ जाते हैं। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी रोकथाम के लिए पीटीआई में कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एमकेएम के हवाले से भी पीटीआई आज तक कंफ्यूजन का शिकार रही है। अभी वो इस मामले को कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें पता है भाई, मतलब आप किसको बना रहे हो, मतलब मजहर अब्बास नोज इट ऑल, अंडरस्टैंड। इस राउंड में हम हर मेहमान से 10-10 सवाल पूछेंगे जिसके जवाब उन्होंने 5-5 अल्फाज के अंदर देने हैं। जी, शुरू करते हैं सबसे पहले आमिर लियाकत साहब से। आमिर साहब, एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ में से बेहतर जमात कौन सी है? पीपल्स पार्टी। फहद मुस्तफा या वसीम बदामी? आमिर लियाकत। कटरीना कैफ या नीलम मुनीर? महविश हयात। बेहतर ड्रामा कौन सा है, उडारी या सीआईडी? तैयब उर्दगान। जहलम के इलेक्शन कौन जीतेगा? नून लीग। क्यों? इसकी वजह फवाद चौधरी। कायदे तहरीक के खिलाफ बरतानिया को भेजे जाने वाले रेफरेंस का क्या होगा? जो कसूर वाले बच्चों के रेफरेंस का हुआ था। ARY और समा में से असल शहीद कौन है? शहीद ARY हुआ है, लेकिन समा बाजी ले गया। मुराद अली शाह की गवर्नेंस और शहबाज शरीफ में से बेहतर परफॉर्मेंस किसकी है? फोटोग्राफर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब। और हम बढ़ेंगे मजहर अब्बास की तरफ। आ जाएं मेरी तरफ आ जाएं। मजहर साहब, नून लीग को 6 सितंबर वाले रेफरेंस से कितना खतरा है? जितना एमकेएम को चौधरी निसार से। 1 से 10 तक कितने नंबर देंगे? -10 नंबर दूंगा इसको। मनफी क्यों? क्योंकि चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमेशा फायदा होता है इनको। जमात इस्लामी की सियासत पर क्या तबसरा करेंगे? 5 लफ्जों में तो इसका तबसरा करना मुश्किल होगा। 2 लफ्ज मैं कहूंगा यहाँ पे, मौलाना फजलुर रहमान क्यों खामोश हैं? क्या पॉलिसी है उनकी इस बार? मौलाना फजलुर रहमान की हमेशा एक ही पॉलिसी होती है और वो होती है जेड़ा जिते हो देना। PML की सोशल मीडिया टीम को इनाम में क्या मिलने वाला है? सड़कें। इमरान के जहलम जलसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर पहले फवाद जीत भी रहा था तो अब हार जाएगा। शुक्रिया मजहर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बीना। और अब बढ़ते हैं कामरान साहब की तरफ। पैमरा और शाहिद मसूद की टक्कर में फायदा किसका? अरशद शरीफ का। नए प्रॉपर्टी टैक्स के बाद होने वाली सूरत हाल के बाद होने वाली सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? मेरी बहुत गंदी नजर है इस प्रॉपर्टी टैक्स पर, मैली नजरों से देख रहा हूँ। पीटीआई के धरने में कामयाबी का क्या इम्कान देख रहे हैं? कामयाबी और पीटीआई, ये 2 चीजें नामुमकिन है, नामुमकिन। वसीम अख्तर की मेयर इलेक्शन में कामयाबी के बाद किस तरह से देखते हैं कराची की सूरत हाल को? जी हाँ, मेयर जेल में ऑफिस, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में जेल, और उस जेल के अंदर शहर का मेयर, और शहर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। 12 मई के मुकदमात पर वसीम अख्तर किस तरह से बचा पाएंगे खुद को? वसीम अख्तर एमक्यूएम के है। एमक्यूएम कभी खुद को बचाती रही है, हमेशा फंसाती है। जब एमक्यूएम खुद को फंसाती है तो जब पकड़ी जाती है तो फिर रोती है तो उससे वोट मिलते हैं तो उससे ताकत मिलती है तो और ज्यादा ताकत मिलती है, और ज्यादा ताकत मिलती है तो फिर वो हुकूमत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अरे मुझसे तो पूछो। आई एम सॉरी मुझसे फारूक पूछो भाई। फारूक भाई, आपसे कोई नहीं पूछेगा। I'm sorry, आपसे sorry कोई नहीं फारूक पूछेगा। जो कर गए ना। बस सब चुप कर जाएं। जी नाजरीन, ये था अब तक का रिजल्ट कार्ड। नाउ बैक टू शफात। मेरे अजीज हमवतनों में अब तक के लिए इतने। ख्वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते की रात 11:03 पर दोबारा हाजिर होंगे मेरे अजीज हमवतनों के नए एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।